हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। सीटेट 2022-23 को टारगेट करते हुए ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन है जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप सीटेट 2022-23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कहता है, जस्ट मिनट प्लीज, कि ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? पूर्वी तारे को, दक्षिण तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को? डिफरेंट जो ध्रुव तारा होता है जिसको हम इंग्लिश में, ध्रुव तारे को इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको पोल स्टार कहा जाता है। और यह आपका उत्तरी तारे को कहा जाता है। किसको? उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है क्योंकि ये आसमान में उत्तर की ओर, कहाँ? आसमान में उत्तर की ओर, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साइड में जो है स्थिर रहता है। एक बात और है, ये जो ध्रुव तारा होता है जो देखने पर सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। बात क्लियर हुई? जो तारा देखने में सबसे ज्यादा चमकदार होता है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, इसको पोल स्टार कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में, तो उस समय इस ध्रुव तारे का, पोल स्टार का जो यूज था, जो प्रयोग था, वो डायरेक्शन जो है ज्ञात करने में किया जाता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि दिशा ज्ञात करने में पोल स्टार का यूज प्राचीन समय में किया जाता था, जिसको हम उत्तरी तारा कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको दिशा सूर्य सूचक भी कहा जाता है। बात क्लियर होती है। क्वेश्चन इस, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? 1981 ईस्वी, 1973, 1972 या फिर 1985? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 ईस्वी में किया गया था। बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1973, डेट भी याद रखा करो, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत थी वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो क्वेश्चंस है ये पहले हम लोग उस चैनल पर कर चुके हैं जहां हम लोग सीरीज क्लासेस चला रहे थे स्मार्टर एवरीडे पे। इस चैनल पर ये क्वेश्चंस नहीं हुए थे, इसलिए मैंने कहा एक बार आपको करा देते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क की जो स्थापना का वर्ष है वो आपका 1955 है। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में हुई थी, ठीक है। बात क्लियर हुई? कहाँ है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी तक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 जो था यह ब्रिटिश और भारतीयों के मध्य हुआ था, हिंदू मुस्लिम के मध्य हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, यह नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ था? जो लखनऊ समझौता 1916 था यह आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। उस समय कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे वो आपके एसी मजूमदार थे, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता 1916। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधों जिनको वाइल्ड एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइल्ड एस, ठीक है। इनका जो सेंचुरी है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या बिहार में है? तो वाइल्ड एस की जो सेंचुरी है वो आपकी गुजरात में है। कहाँ है? जंगली गधों का अभयारण्य आपका गुजरात में है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, कार्बन डेटिंग रेफर्स टू
क्या श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग करना, या प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, चट्टानों की शक्ति मापने के लिए, या फिर इनमें से सभी। डियर फ्रेंड, कार्बन डेटिंग जो है यह पुराने स्थलों में यानी कि प्राचीन स्थलों में जो मौजूद हड्डियां हैं या जो सामग्रियां हैं उनकी आयु मापन करता है। ये कौन? कार्बन डेटिंग। वे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए तो कार्बन डेटिंग के जरिए कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच जो रेशियो है वो निकाला जाता है। ठीक है, और कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारण करने में भी प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग आपका जो है वो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 या 13 नवंबर 1949। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान जो है यह रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, क्या नाम है? सुनिएगा, समझिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित है। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में रचित है क्या? राष्ट्रीय गान। ठीक है, इसको गाने के लिए जो समय है वो आपको पता है, 52 सेकेंड्स का समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। ठीक है, और अगर इसका संक्षिप्त समय पूछ ले तो संक्षिप्त समय इसका 20 सेकेंड है। ठीक है, ओके, जिसमें जो होता है, अच्छा संक्षिप्त में कैसे गाते हैं? जिसमें स्टार्टिंग की यानी कि प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। ओके, बात क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? कंप्यूटर के द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, या फिर इनमें से सभी। डियर फ्रेंड, बायोमैग्निफिकेशन जो है यह समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए, अजैविक घटक क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक को इंग्लिश में अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और इसमें से कौन सा है जो अजैविक घटक नहीं है? बाकी 3 अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। सुनिए मेरी बात, ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं जीवों पर किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वे अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, आपकी मृदा है, इसका प्रभाव पड़ता है, प्रोटीन का प्रभाव पड़ता है, फास्फोरस का प्रभाव पड़ता है, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, या जैसे जल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनका सबका प्रभाव पड़ता है। ये सारे ही हमारे क्या हैं? ये सारे ही अजैविक घटक हैं। लेकिन जो कवक है ये अजैविक नहीं है डियर फ्रेंड, ये जैविक घटक है। क्या है? ये अजैविक ना होकर के एक महत्वपूर्ण जैविक घटक है, यानी कि बायोटिक है, अबायोटिक नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में, या फिर नागासाकी में? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह आपका एम्स्टर्डम में स्थित है। कहाँ? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ है? ये आपका नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम कहाँ है? आपका नीदरलैंड में है, जहां आपका ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। एम्स्टर्डम भी लिखा हो सकता है, नीदरलैंड भी लिखा हो सकता है। ग्रीन पीस जो है यह 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार में जल प्रदूषण सर्वाधिक है आर्सेनिक के द्वारा, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। कहां है? आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण जो है सबसे अधिक कहां है? पश्चिम बंगाल में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्यों? डेकन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ। शुष्क मतलब सूखे हैं, ड्रायर है। ऐसा क्यों है? राइनोसाइडो का प्रभाव है,
यानी कि रेनो शैडो इफेक्ट है। उच्च तुंगता प्रभाव जिसको हम हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट कहते हैं। निम्न ताप प्रभाव है जिसको इंग्लिश में लो टेम्परेचर इफेक्ट कहा जाता है, या दाब प्रभाव है, प्रेशर इफेक्ट है। तो भारत में जो पश्चिमी घाट के दक्कन जो है वह शुष्क है रेनो शैडो प्रभाव के कारण, रेनो शैडो इफेक्ट के कारण, ठीक है। क्योंकि इन वनों में जो वार्षिक रेन होती है वो आपकी 900 से लेकर के 1500 मिलीमीटर तक होती है, और वर्षा जो है वो मुख्य रूप से आपकी जून से लेकर के सितंबर के महीनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्कन का पठार अगर पूछ ले तो दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका कौन सा राइट हो जाता है? ऑप्शन इसमें आपका ए जो है रेनो शैडो का प्रभाव है, इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था, यानी कि वॉज पास्ड इन। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में, 1962, 1960 या 1975? जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, द वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है, वह आपका 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ये जो एक्ट था इसमें अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जो है जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया था, ओके। और पहले सुन लीजिए मेरी बात, पहले ऐसा था कि हमारे जो जंगली जानवर पशु पक्षी हुआ करते थे ये राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो ये जंगली जानवर और पक्षी राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए थे। कब? 1976 में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। अच्छा, जो संविधान का अनुच्छेद 51A(G) है, 51A(G), उसमें कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों के सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सोलर रेडिएशन, ठीक है। सौर विकिरण क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य तप या ऊष्मा बजट। डिफरेंट। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण जो है वह आपकी सौर स्थिरांक कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में सोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है सभी को पता होगा किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वह आपका यूएसएसआर यानी कि रूस से लिए गए हैं। कहां से? मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वह यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है, जबकि जो यूएसए है संयुक्त राज्य अमेरिका वहां से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, ये सब वहां से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। तो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य आपका पूछ रहा था वो आपका यूएसएसआर यानी कि रूस से लिए गए हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन कहाँ? शांत घाटी में जिसको साइलेंट वैली कहते हैं, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में फ्लावर्स वैली, या दोरांग घाटी में जिसको दोरांग कहते हैं, DORANG वैली, ठीक है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपकी वह शांत घाटी में यानी कि साइलेंट वैली, ठीक है, शांत घाटी में पाई जाती। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी में यानी कि केरल में पाई जाती है। ये जो घाटी है यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में, जिले का नाम अगर पूछ ले तो पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता आपकी शांत घाटी केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है एलपीजी के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं।
नीले ज्वाला से जलने वाला है या उच्च ऊष्मीयमान है, एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला नहीं है। ठीक है, यह मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। एलपीजी एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, ये मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है और इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को जो है कि सिलेंडरों में भर करके घरों में रसोई के रूप में भी यूज किया जाता है। ये एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। तो ये मीथेन उत्सर्जित करने वाला नहीं होता है, ये इसके बारे में एक गलत धारणा है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर उत्पादक उपभोक्ता, जैविक अजैविक पदार्थ, पौधे और जंतु, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं आपके वो कौन हो जाएंगे? जैविक और अजैविक पदार्थ। इंग्लिश में कहेंगे बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस। ये क्या है? ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो था वह एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले की एक पुस्तक थी इकोलॉजी के नाम से। क्या? इकोलॉजी के नाम से, जो कि 1935 में आई थी। ठीक है, तो उसमें जो है एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, इसलिए एजी टॉन्सले को पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? एजी टॉन्सले को। ऑप्शन बी इज द राइट वन। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वह, देखिए इसमें एक सीक्वेंस चलता है। सीक्वेंस ये चलता है कि सबसे पहले इसमें कौन आता है उत्पादक के रूप में? सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले घास आती है। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका क्या हो जाएगा? टिड्डा हो जाएगा। फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता आता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? मेंढक होता है। फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता आ जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता में आपका सर्प आ जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट में आपके मांसाहारी आते हैं, जिसमें कि आपका गिद्ध हो जाएगा। गिद्ध क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता है वह आपका मांसाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी। 2017 का जो यूपी टेट एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु माना गया था। क्या माना गया था? जीवाणु माना गया था। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन इसमें मांसाहारी भी ठीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे निकट है, सबसे पास है, या यूं कहें कि पहला ही जो है वो स्टेज है, मध्यमंडल। इनको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, कई बार इंग्लिश में लिख के आता है, ऐसे लिखा होगा। अगर मीसोस्फेयर है तो ऐसे लिखा होगा आपके एग्जाम में, मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर ऐसे लिख करके आएगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, मध्यमंडल मीसोस्फेयर कहलाएगा, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर या आयनमंडल आयनोस्फेयर। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह आपका क्षोभमंडल है। कौन सा है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है वो सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। नीचे से सतह से 18 किलोमीटर तक ऊपर आपका क्या पाया जाता है? क्षोभमंडल की परत पाई जाती है। ऑप्शन बी, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम जो था यह 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक, यानी कि इसमें ऐसी कौन सी खेती करने का ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, संरक्षण रहेगा? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या जैविक खेती? देखिए, अगर पर्यावरण को संरक्षण देना है, पर्यावरण को बचाना है, तो उसमें जैविक खेती जो है, ये जो प्रोसेस है खेती करने का, ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य, वह जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया है। कौन सा राज्य, अगर पूछ ले कि कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है, तो वो सिक्किम राज्य है जो जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, सिक्किम। अम्लीय वर्षा संबंधित है
एसिड रेन इज कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ, किससे? तो यह आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है, और ऐसी वर्षा को हम एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज WWF से क्या आशय है? वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड। WWF से आशय होता है हमारा, मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, जिसकी स्थापना, अच्छा अगर WWF की स्थापना पूछ ले तो लिख देना इसकी स्थापना 29 अप्रैल, कब? 29 अप्रैल 1961 को WWF की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ग्लॉन्ड यानी कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ग्लॉन्ड में। ऑप्शन इस यहाँ पे जो आपका ए है वो राइट हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी जो आपकी है वह जो है उत्तराखंड में। कहाँ? फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली। अगर जिला पूछ ले तो जिले का नाम है, उत्तराखंड तो सभी को पता होगा लेकिन चमोली कुछ लोगों को पता होगा, चमोली जिला में स्थित है। अंग्रेजी में इसको वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे फूलों की घाटी जो है विश्व संगठन के द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ओके, तो आपकी ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जिले में? चमोली जिले में स्थित है। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, क्या यह एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल या सर्वे ऑफ इंडिया? भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कौन? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ओके, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अगर मुख्यालय पूछ ले तो तुरंत लिख देना दिल्ली में है इसका मुख्यालय। कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कोटोपैक्सी, क्या? कोटोपैक्सी अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वोल्केनो जो स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है ये? तो ये है आपका एंडीज में। कहाँ? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज एक पर्वत श्रृंखला है। एंडीज क्या है? एक पर्वत श्रृंखला के इक्वाडोर देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले एंडीज की, इसकी, हाँ एंडीज की, तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 19,613 फीट है। कितनी? 19,613 फीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। इस नदी का जो उद्गम स्थान जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग हिमानी यानी कि समुद्र तल से 5150 मीटर से निकलती है और बहते हुए आगे भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, जिसे असम में इस नदी को दिहांग नामों से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स आर फाउंड इन, कहाँ? हिमालय, सुंदरवन, रेगिस्तान या वर्षावन। जो मैंग्रोव पौधे हैं वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव पौधे सुंदरवन में पाए जाते हैं। अगली जो क्लास रहेगी वो ईवीएस पेडागोजी की रहेगी, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस ना रह करके सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। आपको प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। क्लास के जरिए कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।